हाय एवरीवन। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो संविधान सभा के बीच खड़े होकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल, तत्कालीन गृह मंत्री, ने यह विचार व्यक्त किया था कि हम ऐसी राष्ट्रीय जागरूकता लाएंगे जिससे जाति की जो दीवार है वह हमेशा हमेशा के लिए गिर जाए और हमारा देश एक अखंड, सुदृढ़ और अक्षुण्ण राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया में अनंत काल तक के लिए जाना जाए। साथियों, ये विचार थे उस देशभक्त के जिसने अपने खून पसीने से भारत का जो वर्तमान स्वरूप है वह प्रस्तुत किया था। लेकिन साथियों, जब उसी संसद भवन में, उसी संसद के अंदर से जब लोग आपको यह कहते हुए मिलेंगे या आप सुनेंगे उन्हें कि हमें जातिगत जनगणना इसी संसद भवन के अंदर करनी है और वो हम करके दिखा देंगे। साथियों, कहीं कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि संविधान बचाने वाले लोग जो संविधान बचाओ का नारा देते हैं वो जातिगत जनगणना का समर्थन करते हैं। आखिर क्या मतलब है इस जातिगत जनगणना का? इस जातिगत जनगणना का मतलब मैं जितना समझ पा रहा हूँ वह यह है कि आपकी जाति कितनी है और मेरी जाति कितनी है या किसी और की जाति कितनी है, हम आपको एक ऐसे जटिल विषय पे जकड़ देंगे कि आप आपस में ही लड़ो, आपस में भेदभाव करो और आपस में ही एक दूसरे के विकास के लिए खुद से बाधा बनो और फिर हम ऊंचे ऊंचे पदों में बैठ करके इन सब का आनंद उठाएंगे और वोट बैंक की राजनीति करेंगे। साथ में मेरा जहाँ तक मानना है कि जाति किसी भी स्थिति में और वर्तमान परिदृश्य में सही नहीं। संभवतः आप अपने सरनेम में अपनी जाति लिखते हैं, ये आपकी डोमेस्टियल पहचान हो सकती है, लेकिन हम सबकी यदि कोई जाति है तो वह एक ही जाति है और वह है भारतीय। हम सब भारतीय हैं तो हमें एक भारतीय की तरह बिहेव करना होगा, हमें एक भारतीय की तरह अपने राइट्स और अपने ड्यूटीज को निभाना होगा। लेकिन साथियों, मुझे नहीं पता कि राजनीति में काम करने वाले लोगों की ऐसी क्या मजबूरी है कि जो आपको राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के बहाने आपकी राजनीतिक, आपके जाति की गणना करना चाहते हैं। साथियों, ये 70 साल का जो समय बीतता है 2014 के पहले, क्या उसमें जातिगत जनगणना नहीं हो सकती थी? अमूमन हुई होगी, लेकिन क्या ऐसी कोई रिपोर्ट आई है, क्या ऐसी कोई संसदीय समिति अब तक बनाई गई है जिसमें ये डिमांड की गई हो कि नहीं, जातिगत जनगणना होना चाहिए और इसकी मांग है और यह समाज के विकास के लिए किस प्रकार से लाभदायक होगा? इसका तो मतलब यही है कि यदि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए यूपी में एक विशेष वर्ग यादवों की संख्या ज़्यादा है, उनका वोट बैंक ज़्यादा है, तो उनके यहाँ का ही विधायक चुना जाएगा, चाहे वो विधायक अशिक्षित ही क्यों ना हो या भ्रष्ट क्यों ना हो। हम क्यों नहीं समझते कि संख्या यादवों की ही ज़्यादा क्यों ना हो, कुर्मियों की ही ज़्यादा क्यों ना हो, राजभर की ज़्यादा क्यों ना हो या किसी और कास्ट की, कुशवाहा की क्यों ना हो, लेकिन यदि वहाँ से एक पढ़ा लिखा और एक ईमानदार नेता, किसी भी समाज का हो सकता है, विश्वकर्मा हो सकता है, कोरी हो सकता है, शाक्य हो सकता है या जो भी स्थानीय जाति, कोई भी जाति का हो सकता है, यदि वो पढ़ा लिखा है और उस पद के लिए योग्य है तो सारे यादव, सारे कुशवाहा, सारे बाकी समाज के लोग उसको वोट कर दे ताकि वो सोसाइटी का सही तरीके से विकास कर सके।
यदि हम यही परिणति, यही परिपाटी जो कि अब तक चली आ रही है, यदि हम वही चलाते रहेंगे तो क्या हमारे देश और हमारे समाज और हमारे शहर, हमारी कॉलोनी का विकास होगा? कदापि नहीं। साथियों, ये हमें और आपको आपस में द्वेष फैलाने के लिए, आपस में मतभेद पैदा करने के लिए ऐसा किया जाता है। एक बहुत बड़ा माइंडसेट होता है कि आपस में ही लोगों को उलझा दो और फिर अपनी वोट बैंक की राजनीति करो। साथियों, हमें अपने स्तर पे भी इस जाति को बुलाना होगा। माना कि आपके समाज की, आपके कुछ कायदे, कुछ परंपराएं होंगी जो आप निभा रहे हो, ठीक है, इससे कोई विशेष आपत्ति नहीं है। लेकिन हमें राजनीतिक और आर्थिक स्तर पे तो राजनीति को तो जाति को तो दूर ही करना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और साथियों, एक हैरानगी की बात, जिस व्यक्ति ने, मुझे नाम लेना उचित नहीं समझ पा रहा, जिस व्यक्ति ने जातिगत जनगणना के लिए भरी संसद भवन में अपनी छाती ठोक कर के ये बात कही, और जब उसी से उसकी जाति पूछी गई तो पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश के माननीय यादव जी, उन्हें इतनी मिर्ची लगी और उन्होंने कहा कि आप जाति कैसे पूछ सकते हो। साथियों, आपको विरोधाभास नहीं लग रहा है कि जो लोग कह रहे हैं, जो आपकी जाति की, जो मेरी जाति की गणना करना चाहते हैं, जो मुझे जातिगत प्रतिनिधित्व देने की बात करते हैं, वो अपनी जाति नहीं बताएंगे। यदि उनसे आप उनकी जाति पूछोगे तो उन्हें एक्वार्ड फील हो जाएगा, शर्मिंदगी फील होगा, उन्हें सेम फील होगा। कैन यू बिलीव? लेकिन हाँ, ये आप भी वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, रिकॉर्ड में है संसद के। तो साथियों, क्या ऐसे लोग आपका भला चाहेंगे? वो लोग कभी इस विषय पे डिस्कस नहीं करते कि हमारे कंट्री पे ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में नए स्कोप्स हैं, हमारे युवाओं को स्किल मिलना चाहिए, छोटे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज होने चाहिए। वो ऐसे विषयों में कभी आपको कोई सुझाव नहीं देंगे। आपके सामने ऐसी स्कीम देंगे कि हर महीने 8,000 रुपये आपको अकाउंट में मिलेगा, खटाखट। साथियों, खटाखट आने के लिए आपकी इकोनॉमी भी तो होनी चाहिए। और फिर अब बिना किसी काम का यदि किसी को पैसे देने का प्रलोभन दे रहे हो, आपने वो प्रलोभन दिया था लोकसभा चुनाव में कि बिना काम किए ही इतना बजट आप दे दोगे, इतना रेवेन्यू भी कलेक्ट नहीं होता है, हमारा जो बजट है उतना कलेक्ट ही नहीं होता जितना आपने देने की घोषणा किया था। तो ये सीधे सीधे बातें बरगलाने की लोगों को, और ये अब तक इन्होंने किया है। 70 साल तक की राजनीति जो हुई है वो इसी बात पे हुई है। मेरा तो सीधा सा मानना है कि देश अब आगे बढ़ चुका है। इसमें हमें, क्योंकि होता क्या है कि हम और आप युवा ही इससे बहक जाते हैं और इनके प्रलोभनों पे हम बहुत जल्दी इनका शिकार हो जाते हैं। हमें हर चीज़ को अपने स्तर पे समझना होगा कि समाज का उत्थान किस में है, युवाओं को रोजगार सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलेगी, शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या समुचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और धर्म और जाति पे बहुत सारी डिबेट्स होती हैं, न्यूज़ चैनल्स पे बड़े बड़े पैनलिस्ट आते हैं और इस पर डिस्कस करते हैं। लेकिन क्या इस डिस्कशन का अब तक कोई फायदा हुआ है? इससे सिर्फ वायलेंस ही होता है, दो गुटों के बीच में आपस में मतभेद ही पैदा होता है। क्यों नहीं हम ऐसे समाज की कल्पना करते हैं कि जहाँ सबको इक्वल हो, जो भारतीय संविधान में जिसकी प्रस्तावना में है कि हम सब भारतीय लोग और हम भारतीयों की तरह बिहेव करें। हमें धर्म और जाति पर अब और मत बांटा जाए। इसके साथ साथ दूसरा सबसे बड़ा पहलू हमारा, जो हमारा ही नहीं हम सबका होना चाहिए, हमारे कानून में भी कई विभेद हैं जो हमें आपस में बांटते हैं। तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसकी बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इसकी पेशकश किया था, लेकिन अब तक वो लागू नहीं हो सका। यदि हम गोवा को छोड़ दें तो बाकी स्टेट्स पे, उत्तराखंड में भी इसकी प्रोसेसिंग में एक कदम आगे बढ़ा है। वो पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लागू हो जाता? अभी भी एक खास कम्युनिटी को हमने अलग से राइट्स दे के रखी हैं, उनके मसले पे हमारे कोर्ट्स भी सुनवाई नहीं कर सकते।
ऐसे बहुत सारे मसले हैं जिन पे हम कहने के लिए सेकुलर हैं, बट हमारे रूल्स सेकुलर नहीं हैं। आप कहते हो कि हम सेकुलर देश हमने बनाया और उसी सेकुलर देश पे आप कोड बना के रखा। किस बात का सेकुलर हुआ फिर, जब आपको मुसलमानों को इतने प्रोटेक्शंस उन्हें देने ही थे, तो फिर आपने सेकुलर नाम ही क्यों रखा था? यदि आपको सबके हितों की चिंता थी तो आपको सबके लिए प्रोविजन रखना था, नहीं रखा इन्होंने। और अभी एक नया इनका प्रोपोगेंडा चल रहा है। तो सिंपल विद दिस वीडियो आई वुड लाइक टू से to each one who is watching me to set your conspiracy, set your consistency that will be develop your future, and don't believe these types of statement and these types of leaders who are diverting your mindset and doing his politics. You should understand, and in case anyone is raising a voice, don't check the political background. If the person is capable, the person is educated, you should vote for him, you should support him if you want develop society, if you want develop country, if you want develop your state. Because cost will not lead, cost will not give you protection. So this is the my view on this topic, and if you have any suggestions, please tell me by comments. I think I took your times, so in this moment I'm going to close this video. Thank you so much for watching me. If possible, please support us, like, share and subscribe. However, this video is not for earning the money. This video is for my self-confidence, and I am making the video for my better delivering speeches and delivering thoughts with the pupils. So I am practicing for myself, not by anyone. Thank you so much for your time. Have a great day.